हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू सीईसी गुरुकुल। मैं हूं संजय अग्रवाल। मैं हूं फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। आजकल मैं एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर हूं और सोशल एंटरप्रेन्योर हूं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी एंड मीडिया, और हम जानेंगे जेंडर क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है और मीडिया इसे हासिल करने में किस तरह से मदद कर सकता है। यूएन ने सितंबर 2015 में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो निर्धारित किए, जिसे सभी 193 मेंबर कंट्रीज ने साइन किया। कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और ये आशा की जाती है कि अगर 2030 तक इन गोल्स को हासिल कर लिया जाए तो हमारा प्लैनेट रहने के लिए एक बेहतर जगह होगा। इसी में से जो 5वां गोल है वो है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। यूएन के हिसाब से मीडिया प्लेज अ बिग रोल ऑन हाउ वुमेन आर परसीव्ड इन द सोसाइटी। इट कैन इन्फ्लुएंस जेंडर नॉर्म्स एंड इक्वालिटी. It has the ability to challenge gender stereotypes and inequality. It can contribute to construct a gender diverse and equal society. So आपने कुछ शब्द सुने, जेंडर, स्टीरियोटाइप्स, इनइक्वालिटी, ये क्या है? आखिर जेंडर क्या है? हम लोग सब समझते हैं कि हम जानते हैं जेंडर क्या है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज करते हैं सेक्स और जेंडर में, क्योंकि सेक्स अलग चीज है और जेंडर अलग चीज है। ये चीज समझने की है। सेक्स है अ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन विच मीन्स फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। हम जिस तरह से फिजियोलॉजिकली पैदा होते हैं वो सेक्स है। जेंडर है अ सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस लिंक्ड टू सेक्स। जब एक लड़का पैदा होता है या एक लड़की पैदा होती है, उससे हमारा जो समाज है वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने लगता है, उसे कुछ रोल्स दे देता है। उस सेक्स को, यानी लड़का या लड़की को, उसको हम जेंडर बोलते हैं। तो सेक्स फिजियोलॉजिकल है, जेंडर जो है वो सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स हैं। जेंडर नॉर्म्स आर द रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड रोल्स फॉर मेन एंड वुमेन। तो ये फर्क है सेक्स और जेंडर में। अब कैसे क्रिएट होते हैं? हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं मेन एंड वुमेन की। इसमें हम LGBTQ की बात नहीं कर रहे हैं आज, उसके लिए हम एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं के लिए जेंडर इक्वालिटी की। कैसे जेंडर क्रिएट किया जाता है? बॉडी शेप, बॉडी डिस्पोजिशन, एक्सप्रेशन, रोल्स एंड टास्क, प्रोफेशंस, ड्रेस एंड स्टाइलिंग, इमोशंस। हम लोग कुछ चीजों से निर्धारित कर लेते हैं कि ये पुरुष है या महिला है। किसी को देखा और उसकी बॉडी शेप को देखकर हमने अपने मन में निर्धारित कर लिया ये तो पुरुष ही होगा या ये तो महिला ही होगी। या किसी के एक्सप्रेशन को देखकर या चलने के ढंग को देखकर हम ये निर्धारित कर लेते हैं अपने मन में कि ये पुरुष है या महिला है। कुछ काम ऐसे हैं जो हम सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं या सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। कुछ पहनने के तरीके हैं जो हम सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या महिलाएं कर सकती हैं। कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो कि पुरुषों में ही पाए जाते हैं और महिलाओं में ही पाए जाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, ये उसी का एक उदाहरण है कि जो पुरुष हैं वो किसी भी तरह से अपने इमोशंस को नहीं शो करेंगे। अगर वो दर्द में भी हैं, अगर वो पेन में भी हैं, तो वो दर्द उनके चेहरे पर नहीं आएगा। ये सब जो है ये स्टीरियोटाइपिंग है। क्या है स्टीरियोटाइपिंग? अ सेट आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, एस्पेशली एन आइडिया दैट इज रॉन्ग। कुछ लोगों ने ये निर्धारित किया, समाज के जो पहले बोलते थे कि जो सशक्त लोग थे उन्होंने ये निर्धारित किया, या जो समाज में निर्णय लेने वाले लोग थे कि ये जो चीजें हैं ये एक सेक्स के ही लोग करेंगे, या एक जेंडर में हमने इसको निर्धारित कर दिया, या एक तरीके से ये चीज होगी। ये स्टीरियोटाइप्स है। जैसे ये माना जाता है घर में खाना बनाने का काम महिला का ही है, होटल में कुकिंग शेफ यानी आदमी डॉक्टर होंगे और महिलाएं नर्स होंगी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बना लिए हैं अपने समाज में। उन सेक्सेस को जेंडर्स में कन्वर्ट किया है कुछ स्टीरियोटाइप्स के साथ। 90% से ज्यादा फिल्में और टीवी सीरियल्स जो हैं वो इन स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करते हैं, सशक्त करते हैं, दिखाते हैं बार बार। क्या दिखाते हैं? महिलाएं
ओबीडियंट और सबमिसिव होंगी, कभी पावर की पोजीशन में नहीं होंगी। डेमसेल इन डिस्ट्रेस, मतलब महिला परेशानी में है तो वो डेमसेल इन डिस्ट्रेस है, जैसे पुरुष परेशानी में होते ही नहीं है कभी। वो काम नहीं करती, वो कमजोर हैं और पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट हैं। घर का देखभाल करने का काम महिलाओं का है। वो कॉन्स्पिरेसीज बनाती हैं, षड्यंत्र रचती हैं, महंगी साड़ियां पहनती हैं, परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। सेक्स आइकॉन महिलाएं हैं। हैवी मेकअप, बिंदी, साड़ी, चूड़ी, मंगलसूत्र और सिंदूर, ये आजकल आप जितने भी टीवी सीरियल देखेंगे, आप देखेंगे जितने भी फैमिली ड्रामाज हैं उन सब में महिलाएं कभी भी दिखें, वो सोकर उठती भी हैं तो आप देखेंगे कि हैवी मेकअप कर रखा है, बिंदी बिल्कुल सही जगह है, साड़ी एकदम से प्रेस्ड है, चूड़ी पहनी हुई है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ये है महिलाओं की एक इमेज जो मीडिया क्रिएट कर रहा है फिल्म्स और टीवी सीरियल्स के माध्यम से, कि महिलाएं षड्यंत्र रचती हैं। आप देखिए, बड़ा बड़ा सा जोरदार म्यूजिक आएगा, चेहरे बनेंगे, एक कैमरा इधर से उधर बार बार करेगा, षड्यंत्र रचती हुई महिलाएं, जैसे उन्हें घर में और कोई काम ही नहीं है। छोटे बच्चे हैं घर में, जैसे महिलाओं को बच्चों को पालने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और पुरुषों का तो काम ही नहीं है बच्चों को पालना या बच्चों की देखभाल करना। ये सब जो है ये स्टीरियोटाइप्स हैं जिन्हें कि फिल्म्स और टीवी सीरियल्स वो बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में पैट्रियार्की बहुत ज्यादा है, पितृत्व भावना, मतलब ये दिखाना कि पुरुष प्रधान है। हमारी ज्यादातर फिल्में और ज्यादातर टीवी सीरियल क्या दिखाते हैं? दे पोर्ट्रे सर्टेन जेंडर रोल्स एंड एनीथिंग नॉट कन्फर्मिंग टू दीज इज नेगेटिव। वो दिखाते हैं कि कुछ जो रोल्स हैं वो एक जेंडर का ही व्यक्ति करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो नेगेटिव है। जैसे अगर धूम्रपान करना बुरी आदत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन अगर पुरुष कर रहा है तो उसके लिए सही है। अगर एक सशक्त पुरुष दिखाना है तो उसको धूम्रपान करते हुए दिखाया जा सकता है, उसे मदिरा पान करते हुए दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर महिला यही काम कर रही है तो वो नेगेटिव है, उसका मन में गलत भावना है। अरे भाई, धूम्रपान और मदिरा पान गलत आदतें हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उसके लिए आपने एक जेंडर क्यों निर्धारित कर दिया कि एक जेंडर के लिए ये सही है और दूसरे के लिए वो गलत है? अ मैन इज द प्रोवाइडर फॉर द फैमिली while a woman is restricted to home and family। ज्यादातर फिल्में, ज्यादातर टीवी सीरियल्स में आप देखेंगे कि पुरुष को दिखाएंगे कि वो काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, और महिलाएं घर पर रहकर बच्चों का, घर का ध्यान रख रही हैं। ये एक जेंडर रोल है जो हमने डिजाइन किया और डिसाइड किया, और उसको अब हम उन महिलाओं पर जबरदस्ती थोप रहे हैं जो इनसे बाहर निकलना चाहती हैं। ये कब गलत है? ये तब गलत है जब बिना इच्छा के किसी भी एक जेंडर के व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है या विपरीत वो काम करने से रोका जाए, तब वो गलत है। स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस वुमेन आर पोर्ट्रेड इन अ बैड लाइट, स्पेशली इफ दे स्टैंड इक्वल टू अ मैन। अगर कोई बहुत बड़ी बिजनेस पर्सन है महिला, या अगर बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, या बहुत बड़ी राजनेता हैं, तो उनको दिखाया जाएगा कि वो नेगेटिव हैं, वो पावर की पोजीशन में नहीं हो सकती हैं महिलाएं। ये हमारे ज्यादातर टीवी सीरियल्स और फिल्म्स दिखाना चाहते हैं। इन कंपैरिजन टू द टिपिकल बहू, दिस वुमन इज पोर्ट्रेड एज आउटस्पोकन एंड कॉन्फिडेंट हु वियर्स वेस्टर्न ड्रेसेस। यानी एक परिवार में अगर दो बहुओं को दिखाना है और दोनों के बीच में फर्क दिखाना है, तो जो अच्छी बहू है उसे साड़ी पहने हुए दिखाएंगे, बिंदी लगाई हुई है, और जो बुरी बहू है उसे वेस्टर्न वियर पहनते हुए दिखाएंगे, फ्रॉक्स में दिखाएंगे, मिडीज में दिखाएंगे, स्कर्ट्स में दिखाएंगे। ये है स्टीरियोटाइपिंग। कपड़ों से हम निर्धारित कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कपड़ों से कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे समाज ने एक दृष्टिकोण ले लिया है कि ऐसा कपड़े पहनने वाले ऐसे ही होंगे। आप पुरानी फिल्मों में देखिए, जितनी भी टाइपिस्ट होती थी या प्राइवेट सेक्रेटरीज होती थी ऑफिस में, उनको दिखाएंगे कि वो एक विशिष्ट धर्म से हैं और वो छोटे कपड़े पहनती हैं।
छोटे कपड़े मतलब स्लीवलेस कपड़े या स्कर्ट्स। क्या सिर्फ ऐसे कपड़े एक विशिष्ट धर्म के ही लोग पहनते हैं, या वो विशिष्ट धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे ही कपड़े पहने जाएंगे? क्या उस धर्म के लोग दूसरी तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं? लेकिन हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ही नहीं, रिलीजियस स्टीरियोटाइपिंग भी की, जब हमने दिखाया कि वो जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, पहले तो वो लड़की ही होगी, खूबसूरत होगी और वो ऐसे कपड़े पहनेगी। तो हमने 3 तरह की स्टीरियोटाइपिंग की। एक कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्रेटरी हो सकती हैं। नंबर 2, एक विशिष्ट धर्म की महिलाएं ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। नंबर 3, प्राइवेट सेक्रेटरी होने के लिए सुंदर होना, खूबसूरत होना जरूरी है। ये है स्टीरियोटाइपिंग, जो कि समाज के हित में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा ही काम करना चाहिए, और जो वो नहीं करता है उसको हम समझते हैं ये व्यक्ति बुरा है। इस तरह से समाज का ना सिर्फ बंटवारा होता है, बल्कि समाज में आगे बढ़ने की शक्ति भी कम होती है। अब हम देखते हैं मीडिया में, और मीडिया में हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं, जो कमर्शियल्स होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड द फैशन इंडस्ट्री हैव क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ वुमन दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। एक ऐसी महिला की संरचना की है एडवर्टीजमेंट्स ने, बहुत 1960 के दशक से कह सकते हैं, जो कि असली जिंदगी में आपको दिखेंगी नहीं। कैसी महिलाएं हैं ये? उनके कोई रिंकल्स नहीं होते हैं, उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, उनका शरीर बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे एक पर्टिकुलर तरह की डॉल्स जो हैं उनको प्रमोट किया गया कि महिलाओं की ऐसी ही फिगर होनी चाहिए, इसी तरह से दिखनी चाहिए, इसी तरह के बाल होने चाहिए, इस तरह की कमर होनी चाहिए। ये है स्टीरियोटाइपिंग, जो कि एडवर्टीजमेंट्स में क्रिएट की गई। महिलाओं को बताया गया कि आपको ऐसा दिखना चाहिए, तभी आप अच्छे हैं, तभी आप इस काबिल हैं कि आपको प्यार किया जा सके, आपको आपके परिवार वाले चाहें। क्यों? क्या अगर उस फिगर की महिला नहीं है तो वो इस लायक नहीं है कि उसके परिवार वाले उसको चाहें? क्या वो समाज में स्वीकार्य नहीं है? ये है मीडिया का रोल। विज्ञापन के माध्यम से पूरी दुनिया में आप देखिए, पिछले लगभग 50 साल में महिलाओं के लिए एक तरह का स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया है कि एक खूबसूरत महिला का स्टैंडर्ड ये है, जिसकी फिगर ऐसी है। खूबसूरती का फिगर से क्या लेना देना है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन अब और क्या दिखा रहे हैं कि बाल बड़े अच्छे हैं, उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, दांत चमकते। इस तरह की महिलाएं कहां दिखती हैं आपको? जो दिखती हैं वो सब की सब अनरियल हैं। असली जिंदगी में भी वो वैसी नहीं दिखती हैं जैसे आपको स्क्रीन में या प्रिंट में दिखाया जाता है। बहुत कुछ उसके पीछे चलता है, कितना मेकअप चलता है, कितनी लाइटिंग चलती है, कितना कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से ठीक किया जाता है। लेकिन हमें ऐसा दिखाया जाता है कि यही महिलाएं परफेक्ट हैं। लेकिन क्या आज भी यही स्थिति है? क्या आज भी इसी तरह से दिखाया जा रहा है? कह सकते हैं कि पिछले 10 से 15 साल में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ, जब से इस बारे में जागरूकता आई कि समाज को अगर आगे बढ़ना है, देश को अगर आगे बढ़ना है, तो महिलाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक धड़े को समाज के दबाकर रखते हैं, उनको एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके बारे में कुछ सेट नॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर 50% जनसंख्या तरक्की नहीं कर पा रही है, देश, समाज, दुनिया कैसे तरक्की करेगा? इसलिए पिछले 10-15 सालों में कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ है। अब हमें विज्ञापनों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। अब क्या दिखाई देता है कि महिलाएं जो हैं वो घर में काम कर रही हैं, तो बाहर भी काम कर रही हैं, ब्रेड विनर्स हैं, वो घर में कमा कर ला रही हैं, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में बराबर का स्टेक है। और भी बहुत सारी प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशंस, जैसे आपने एक जो है बहुत ही पुराना चुटकुला है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टीरियोटाइपिंग होती है। एक घर में पति और पत्नी का झगड़ा नहीं होता था,
पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब आपके घर में झगड़ा नहीं होता है तो मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं होता है। पति ने कहा, बड़े डिसीजन सारे मैं लेता हूं, छोटे डिसीजन सारे पत्नी लेती है। स्टीरियोटाइपिंग, यानी बड़ा डिसीजन पति लेगा, छोटा डिसीजन पत्नी लेगी। बड़ा डिसीजन क्या था, ये है जोक। भारत का पाकिस्तान से संबंध क्या होना चाहिए? अमेरिका के साथ भारत को अपनी निर्यात नीति बदलनी चाहिए या नहीं? चीन के साथ बॉर्डर को कैसे सुलझाया जाए? बोले तो छोटे डिसीजन क्या है? बोले छोटे डिसीजन है, आज दाल क्या बनेगी, घर में कैसे रहेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों ने इसको। आपने एक, जिसे हम जोक कह रहे हैं, जिसे हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं, दिन में कम से कम 50 मैसेजेस सब लोग फॉरवर्ड करते हैं बिना सोचे समझे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चुटकुले को, जिसको हम चुटकुला कह रहे हैं, जिसको कि हम सोचते हैं हार्मलेस है, बिना ये सोचे समझे कि कितनी तरह के स्टीरियोटाइप्स हम जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। पुरुष प्रधान है, पुरुष बड़े निर्णय लेता है, पत्नी छोटे निर्णय लेती है। पुरुष ही सिर्फ राजनीति के बारे में समझ रखते हैं, महिलाएं इस बारे में समझ नहीं रखती हैं। महिलाओं का काम सिर्फ घर चलाना है और इससे बड़े डिसीजन लेना नहीं है। सो ये जो है हमने स्टीरियोटाइप्स जो क्रिएट किए, इनमें अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आ रहा है, आना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मीडिया में जो है ऐसी बातें कर सकते हैं, इस तरह के कार्य कर सकते हैं, इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं जो जेंडर सेंसिटिव हों। जेंडर सेंसिटिव क्या है? देखिए, बहुत सारे शब्द हैं जो पहले सिर्फ पुरुष के लिए रिजर्व थे। चेयरमैन है ना, अध्यक्ष किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बोलते थे उसको। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि किसी भी संस्था का अध्यक्ष सिर्फ एक पुरुष ही हो सकता है। इसीलिए अब उसको चेयरमैन से बदलकर क्या कर दिया गया है, चेयरपर्सन, क्योंकि अब महिलाएं भी ऑर्गेनाइजेशंस की अध्यक्ष होती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट की बात करें, बैट्समैन, क्रिकेट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब वो शुरू हुआ तब वो पुरुषों का खेल था, इसीलिए बैट्समैन। लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुषों के विश्व कप से पहले 2 साल पहले महिलाओं का विश्व कप शुरू हो गया था। महिलाओं का विश्व कप 1973 में शुरू हुआ, पुरुषों का विश्व कप 1975 में शुरू हुआ। यानी महिला क्रिकेट ने बाद में बेशक शुरुआत की, लेकिन उसके बावजूद विश्व कप पहले हुआ। और पिछले, अगर हम 3 साल को छोड़ दें, उससे पहले तक महिला क्रिकेट को उसी नज़र से देखा गया जिस तरह से पुरुष क्रिकेट को देखा जाता था। बैट्समैन ही कहा जाता था, और फिर बाद में बैट्सवुमन कहा जाता था। ठीक है, आपने बैट्सवुमन कर दिया, लेकिन अब जेंडर सेंसिटिव टर्म्स का इस्तेमाल होने लगा है क्रिकेट में। बॉलर है तो उधर बैटर बोलते हैं, फील्डर बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनको बदला गया है, ताकि थर्ड मैन जैसे है, थर्ड मैन को अब थर्ड मैन नहीं बोलते हैं, अब उसको बहुत ही फाइन हम बोलते हैं कि डीप जो है गली है या डीप स्लिप है। थर्ड मैन को भी चेंज करने की बात चल रही है। अभी तक कोई अप्रोप्रिएट टर्म उसके लिए बेशक नहीं आई है, लेकिन इस तरह से जेंडर सेंसिटिविटी को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि जब हम बोलते हैं, ये बात आप याद रखिए, जब हम बोलते हैं तो हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम बिहेव करते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये कहा गया कि जितना भी कंटेंट क्रिएशन है, यानी जितने भी सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया के लिए जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं, उनको जेंडर सेंसिटिव कार्यक्रम बनाया जाए, ताकि उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं। आप देखिए, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं अब जिनमें कि आपको जेंडर इक्वलिटी की, विमेन एम्पावरमेंट की बात दिखती है। एक फिल्म मैंने पीछे देखी थी, उसमें एक पुरुष जो है एक पार्टी में बैठा हुआ है और बड़े गर्व से कहता है कि हमारे घर में तो कभी किसी महिला ने काम नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को परमिशन दी कि वो अपना काम करे।
और फिर एक जेंडर सेंसिटिव पुरुष उससे पूछता है कि उसको आपकी परमिशन की जरूरत है क्यों? कोई जवाब नहीं है उसका। अरे जब एक पुरुष को काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है तो एक महिला को काम करने के लिए क्यों जरूरत है? ये एक जो बात है ये समाज में उठनी चाहिए। और फिल्म जो है उनका बहुत बड़ा प्रभाव समाज के ऊपर होता है, समाज की सोच पर होता है। और जिस उम्र के लोग फिल्मों को देखते हैं, आप देखिए बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो 18 साल से कम के बच्चे भी देखते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल कहा जाता है। अगर उन फिल्मों में इस तरह की बात होगी तो बचपन से ही बच्चों को ये संस्कार मिलेंगे कि हाँ, महिलाएं पुरुष के बराबर हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है या इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए जब आप कंटेंट क्रिएट करें, आप जर्नलिज्म और मीडिया के स्टूडेंट हैं, जब आप कंटेंट क्रिएट करें तो आप उसे कैसे जेंडर सेंसिटिव बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करें।